नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में राज व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम जानेंगे कैसे जीते कांग्रेस ने तीनों आम चुनाव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने 26 जनवरी 1950 में अपने संविधान को लागू किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव हुआ, जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी। इस युग को एक दलीय वर्चस्व का दौर कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार 3 चुनावों में भारी जीत दर्ज की। इस स्क्रिप्ट में हम इस युग के विभिन्न पहलुओं और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रथम 3 आम चुनाव 1951-52, 1957 और 1962 पर। 1951-52 का पहला आम चुनाव। यह चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ था। इसमें कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटों के साथ भारी बहुमत प्राप्त किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। यह चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित था, जिसमें 21 साल या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया था। अब आइए नजर डालते हैं 1957 के दूसरे चुनाव पर। यह चुनाव अप्रैल 1957 में शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपनी स्थिति और मजबूत की और 371 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में भी पंडित नेहरू के नेतृत्व में पार्टी ने विकास योजनाओं को जारी रखा, खासकर औद्योगिकीकरण और पंचवर्षीय योजनाओं पर जोर दिया। अब आता है 1962 का तीसरा चुनाव। फरवरी 1962 में हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने 361 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि इस समय तक कुछ क्षेत्रीय दलों और विपक्षी दलों ने कांग्रेस को चुनौती देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सत्ता पर पकड़ मजबूत रही। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का वर्चस्व। इन 3 चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व कई कारणों से बना रहा। पहला, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम की अगुवा थी। जनता का कांग्रेस पर गहरा विश्वास था, क्योंकि इसे स्वतंत्रता आंदोलन का चेहरा माना जाता था। दूसरा, नेहरू का नेतृत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई नेतृत्व और उनके विकासशील विचार कांग्रेस की सफलता का प्रमुख कारण थे। उन्होंने औद्योगिकीकरण, पंचवर्षीय योजनाएं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, समाजवादी नीतियां। कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा पर आधारित पंचवर्षीय योजनाओं का अनुसरण किया, जो गरीब और मध्य वर्ग को आकर्षित करती थी। इन नीतियों से कांग्रेस को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक समर्थन मिला। राज्य स्तर पर असमान वर्चस्व। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का वर्चस्व भले ही मजबूत था, लेकिन राज्य स्तर पर यह असमान था। कई राज्यों में कांग्रेस को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जैसे दक्षिण भारत में चुनौती। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में कांग्रेस का वर्चस्व उतना मजबूत नहीं था। यहाँ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के सामने मजबूत चुनौती पेश की। पश्चिम बंगाल और पंजाब। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल, खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई। पंजाब में अकाली दल ने कांग्रेस को चुनौती दी, जो राज्य की सिख आबादी के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। कांग्रेस का गठबंधन स्वभाव। कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह केवल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक गठबंधन मंच था, जो विभिन्न विचारधाराओं, सामाजिक समूहों और हितों को साथ लाने में सक्षम था। बहुजातीय और बहुधार्मिक समर्थन। कांग्रेस ने सभी जातियों, धर्मों और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व दिया। यह बहुजातीय और बहुधार्मिक समर्थन कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। संतुलनकारी नीतियां। कांग्रेस की नीतियां विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहीं, जिससे सभी समुदायों का कांग्रेस में विश्वास बढ़ा, चाहे वह श्रमिक वर्ग हो या उद्योगपति। कांग्रेस ने सभी के हितों को ध्यान में रखा। प्रमुख विपक्षी दल। हालांकि कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विपक्षी दल नहीं थे। कई प्रमुख विपक्षी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जैसे भारतीय जनसंघ। 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ ने हिंदू राष्ट्रवाद को केंद्र में रखते हुए कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई। यह दल आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी विचारधारा पर आधारित सीपीआई ने कांग्रेस की समाजवादी नीतियों को और अधिक कट्टरपंथी बनाने की मांग की। उन्होंने राज्य स्तर पर कांग्रेस को चुनौती दी, खासकर पश्चिम बंगाल और केरल में। स्वतंत्र पार्टी ने कांग्रेस की समाजवादी नीतियों का विरोध करते हुए अधिक उदारवादी और पूंजीवादी नीतियों का समर्थन किया। इसमें मुख्य रूप से जमींदार और उद्योगपति वर्ग का समर्थन था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल डीएमके ने कांग्रेस के खिलाफ तमिल पहचान और भाषा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। यह दल 1967 के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बना। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष के ऊपर। यह एक दलीय वर्चस्व का युग था। भारतीय राजनीति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। हालांकि राज्य स्तर पर कांग्रेस को कई क्षेत्रों में असमान सफलता मिली, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इसका वर्चस्व लंबे समय तक कायम रहा। नेहरू के नेतृत्व, कांग्रेस का गठबंधन स्वभाव और इसकी समाजवादी नीतियां इस युग की प्रमुख विशेषताएं रहीं। विपक्षी दलों ने कांग्रेस को समय समय पर चुनौती दी, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व इस दौर में अपरिवर्तित रहा। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प ए 1950, विकल्प बी 1951, विकल्प सी 1952 या विकल्प डी 1953।